गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से मैं राय राजेश कुमार आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम ऑनलाइन क्लास इसके पहले भी अपना हुआ था फर्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि हम लोग को इस साल साइंस में क्या पढ़ना है। तो जो बच्चे उस समय ज्वाइन नहीं हो पाए होंगे उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि वापस से एक बार हम लोग रिव्यू देखेंगे कि इस साल हमको साइंस में क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें हैं। तो बच्चों देखते हैं कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका कवर पेज है, साइंस का फ्रंट पेज, पहला पेज है। कुछ बच्चों के पास टेक्स्ट बुक होगी और बहुत से बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं भी होगी, तो भी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारी साइंस की टेक्स्ट बुक है। 8वीं में आपको सामान्य विज्ञान था, यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिया हुआ है। और इस साल जैसे कि आपको ये अनुक्रमणिका दिख रही होगी, इस अनुक्रमणिका में आप देख रहे होंगे कि टोटल कुल पाठ की संख्या दी हुई है, 18 पाठ दिया हुआ है, टोटल 18 पाठ है। 18 में से यहाँ पे हमको 1 से लेकर के 9 पाठ यहाँ पे ध्यान देंगे आपको। तो जैसे कि पाठ पहला है गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, धारा, विद्युत, द्रव्य का मापन, अम्ल, क्षारक तथा लवण। 9वीं क्लास में आपको विज्ञान 2 पढ़ने होंगे, विज्ञान भाग 1 और विज्ञान भाग 2। तो विज्ञान भाग 1 में जो पढ़ना है हमको, उसके अंदर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का समावेश होगा। जबकि जो भाग 2 रहेगा उसके अंदर जीव विज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजी, उसका समावेश रहेगा। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम प्राणी, वनस्पति, पर्यावरण, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको 1 से 5 पार्ट दिखाया हुआ है, यह 1 से 5 पार्ट यह साइंस 1 है, यह साइंस 1 का हिस्सा है, 1 से 5 पार्ट। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि पाठ नंबर 6 वनस्पतियों का वर्गीकरण, 7वां परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह, 8वां उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव, 9वां पाठ पर्यावरण व्यवस्थापन। यह साइंस 2 का हिस्सा है या साइंस 2 में आएगा, ये पार्ट 2 में रहेगा। तो प्रथम सत्र में 1 से लेकर के 9 पाठ आएगा, कुल 1 से लेकर के 9 पाठ, जिसमें से 1 से 5 पाठ साइंस 1 में आएगा, 1 से 5 पाठ तक, और 6 से लेकर के 9 पाठ तक ये साइंस 2 में आएगा। उसके आगे जब देखेंगे हम लोग तो 10वां चैप्टर दिया हुआ है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, प्रकाश का परावर्तन, ध्वनि, कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व और हमारे उपयोगी पदार्थ। ये साइंस 1 में रहेगा, साइंस फर्स्ट में रहेगा, पाठ नंबर 10 से लेकर के 14 तक। और साइंस 2 में क्या रहेगा सेकेंड सत्र में, पाठ नंबर 15 से लेकर के 18 तक। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि साइंस 1 में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और साइंस 2 में कौन से पढ़ने हैं। साइंस 1 में 1 से 5 और 10 से 14, साइंस 2 में 6 से 9 और 15 से 18। 40 नंबर का पेपर रहेगा, एक साइंस 1 40 मार्क्स का रहेगा, साइंस 2 40 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल रहेंगे। इस तरह से टोटल 100 नंबर का यहाँ पे पेपर होगा। तो बच्चों, हम लोग जो पढ़ना है हमको वह है साइंस 1। आप लोग को मैं साइंस 1 पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस 1 का जो पहला चैप्टर दिया हुआ है, वह है गति के नियम। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले चैप्टर का नाम है यहाँ पे हमारे गति के नियम। ये जो 9वीं क्लास में सिलेबस दिया है बच्चों साइंस 1 का या साइंस 2 का, वह आप जो 8वीं और 7वीं क्लास में पढ़े हैं उसी का अपडेटेड फॉर्म है, उसी में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके दिया हुआ है। बेस आपका 7वीं 8वीं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास से ही बनता हुआ आया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, गति के नियम। अब सबसे पहले जब तक हमको यह नहीं पता होगा कि गति क्या चीज होती है, तब तक उसके नियम नहीं समझ में आएंगे।
आप सब जानते होंगे वर्ड जो दिया हुआ, शब्द जो दिया है गति, गति का अर्थ होता है मूवमेंट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो हम लोग देखेंगे गति होती क्या चीज है। तो हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे गति के बारे में, विस्थापन और दूरी के बारे में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे। न्यूटन के गति संबंधी नियम और समीकरण के बारे में देखेंगे तथा त्वरण के बारे में देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग गति से, कि गति क्या होती है। तो गतिशील पिंड का अर्थ होता है जब कोई पिंड अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित कर रहा हो तो हम कह सकते हैं कि वह गतिशील है। आपको समझना ये है, जैसे आप एक जगह बैठे हुए हैं, आप घर में बेड पे बैठे, बेड पर से उठ करके आप आगे सोफे के ऊपर, तो आपने क्या किया, गति किया। गति कहां से कहां हुई, बेड पर से उठ करके आप आगे अपने बैठ के सोफे पर, तो हो गई गति। या समझो कि कोई क्रिकेट बॉल है, रखा हुआ है, आपने उसको उंगली से धक्का दिया तो वह एक जगह से दूसरे जगह चला गया, तो बॉल ने भी क्या किया, गति किया। तो गति का अर्थ होता है कि किसी स्थिर पिंड के संदर्भ में, स्थिर पिंड के संदर्भ का अर्थ ये है कि कोई चीज स्थिर होनी चाहिए, उसके संदर्भ में इकाई समय में जो दूरी तय की जाती है उसे हम कहते हैं गति। तो यहाँ पे जैसा कि आपको लिख के दिया हुआ गतिशील पिंड क्या होता है, तो दिया है कि जब कोई पिंड अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित करे तो हम कह सकते हैं कि वह पिंड गतिशील है। जैसे पक्षी का उड़ना, अब पक्षी क्या करती है, उड़ती है, एक जगह से दूसरे जगह जाती है, अपने पंख को क्या करती है, पोजीशन चेंज करती है, फड़फड़ाती हुई उड़ती है, तो उसके पंख क्या करते हैं, गति कर रहे हैं। और स्थिर पिंड क्या होता है, यदि पिंड अपने चारों ओर पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तन न कर रहा हो तो हम कहते हैं कि वह स्थिर पिंड है। जैसे रुकी हुई रेलगाड़ी, या कोई रेलगाड़ी, कोई वाहन, या खुद को ले लो, तुम ले लो, कहीं पे अगर स्थिर हो, खड़े हो, बैठे हो, तो वो स्थिर है। जब आप गति नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हुए एक ही जगह पे है, आप अपना जगह परिवर्तन नहीं कर रहे, स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या होता है, स्थिर पिंड होता है। लेकिन स्थिर पिंड के संदर्भ में जब हम गति करते हैं, अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं गति। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि ये समझिए कि यहाँ पे दो बिंदु हैं, ए और बी, और यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। अब यहाँ से चल करके, ए से चल करके जब आप बी के पास आए तो आपका स्थान परिवर्तन हुआ। पहले आप ए के पास थे, ए से अब आप आ गए बी के पास, तो ये जो स्थान परिवर्तन होता है इसे ही कहते हैं गति। और हमारा जो पिंड ए था वो अपनी जगह स्थिर है, वो वहीं पे स्थिर है, वो कहीं नहीं गया। तो गति की परिभाषा को हम लोग कह सकते हैं किसी स्थिर पिंड के संदर्भ में इकाई समय में स्थान परिवर्तन को हम लोग कहते हैं गति। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि गति क्या होती है, गति किसे कहते हैं। बच्चों बढ़ते हैं आगे, हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। आपको यहाँ बताना है कि क्या इसमें गति है या गति नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, पहला जो इसमें पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे देंगे, तो ये दिया हुआ है उड़ता हुआ पंछी या चिड़िया उड़ रही है। क्या चिड़िया गति कर रही है, इसके अंदर गति है या नहीं है। तो चिड़िया जब उड़ रही है अर्थात अपने पंख फड़फड़ा रही है, एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, तो यह गति कर रही है, इसके अंदर गति है। रुकी हुई रेलगाड़ी, अगर रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी हुई है, गति नहीं कर रही है, तो उसके अंदर कोई गति नहीं होगी, इसमें गति नहीं है। यहाँ पे देखेंगे घास फूस है या पत्ते हैं जो कि हवा के माध्यम से अपने एक जगह से दूसरे जगह पे आ जा रहे हैं। मतलब कि गति का मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ पेड़ के पत्ते हैं, पत्ते क्या करते हैं, अपनी ही जगह पे पोजीशन चेंज करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, पत्ते चल के नहीं जाते हैं। जब हवा चलती है तो पत्ते अपनी ही जगह पे पोजीशन को क्या करते हैं, स्थिति क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं।
पत्ते उड़ते हैं उसके अंदर, तो अर्थात पत्ते क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगी, गति होगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पहाड़ है, इसको पहाड़ पे स्थित कोई भी पत्थर है तो स्थित है, मतलब उसमें गति नहीं है, जो जहां है उसी जगह पे है, तो इसमें गति नहीं है। इन कुछ उदाहरणों से मुझे लगता है कि आप लोग गति के बारे में समझे होंगे कि गति किसे कहते हैं और गति किसमें होती है, किसमें नहीं पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे की तरफ बच्चों, हम लोग देखते हैं एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो है कि जिसे हम लोग कहते हैं विस्थापन और दूरी। अब ये यहाँ पे ये जो विस्थापन और दूरी है, ये बहुत लोगों को लगता है कि दोनों सेम ही होता है, दोनों की परिभाषा या दोनों का अर्थ सेम ही होता है, विस्थापन और दूरी। जबकि बच्चों पे बता दूं आपको कि विस्थापन और दूरी में बहुत अंतर होता है। विस्थापन एक अलग चीज होती है, दूरी एक अलग चीज होती है। तो हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होता है। इंग्लिश में हम लोग विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। तो दूरी की परिभाषा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दूरी किसे कहते हैं। दूरी का अर्थ दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किए गए पथ। मतलब किसी दो बिंदु के बीच में गतिशील रहने पर, मतलब चलते हुए गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप में तय किया गया पथ, मतलब जितना रास्ता चल के गए उसे हम लोग कहते हैं दूरी। विस्थापन, विस्थापन का अर्थ होता है गतिशीलता के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी। अब मैं आपको इसको उदाहरण के स्वरूप में बताऊंगा कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, और दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या होता है। तो बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यह शीतल का घर है, और यहाँ पे संगीता का घर है, तथा यहाँ पे क्या है, विद्यालय है। ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों के माध्यम से आपको दूरी और विस्थापन को समझना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो प्रशांत और शीतल का घर है वह संगीता के घर से 500 मीटर की दूरी पर है, और संगीता का घर और विद्यालय यहाँ की दूरी जो है वह देख रहे हैं आप, दिया हुआ है 1200 मीटर। तो शीतल और प्रशांत जब स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल पहुंचने में उनको कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, यहाँ का 500 और यहाँ का 1200, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना तय करेंगे वो लोग दूरी, 1700 मीटर। जबकि हम देखते हैं कि शीतल और प्रशांत के घर से स्कूल जो डायरेक्ट यहाँ पे अगर जाएंगे तो वह मात्र कितना दिया हुआ है, 1300 मीटर। वह मात्र दिया हुआ है 1300 मीटर। तो हमारी मंजिल कहाँ पे है, स्कूल। तो अब शीतल और प्रशांत क्या कर रहे हैं, पहले संगीता के घर जाते हैं, संगीता के घर से फिर विद्यालय जाते हैं। संगीता के घर से दूरी है 500 मीटर और फिर संगीता के घर से विद्यालय की दूरी है 1200 मीटर। तो दोनों दूरी कितनी हो गई, 1700 मीटर। तो ये जो पथ उन्होंने तय किया अपने घर से संगीता के घर पे गए, संगीता के घर से विद्यालय गए, यह कुल दूरी हो गई। लेकिन प्रशांत और शीतल के घर से विद्यालय की जो दूरी है, जो मिनिमम दूरी है, जिसको कहते हैं न्यूनतम दूरी है, उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन। सीधे शब्द में आपको कहूं तो दूरी का अर्थ होता है कि जितना आप चलते हैं, जितना भी चलते हैं, जितनी भी पथ या रास्ता तय करते हैं वह दूरी होती है। लेकिन जहां से आपने चलना स्टार्ट किया और जहां पे जाके आप रुक गए, तो प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं, न्यूनतम दूरी को हम लोग कहते हैं विस्थापन। जैसे समझिए कि मैं आपको बता रहा हूं कि ए, यहाँ पे ए पॉइंट है, ए यहां से आपने चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से घूमते हुए आप आए, यहाँ पे गए, यहां से आकर के वापस यहाँ पे आए, ठीक है। और ये यहाँ पे समझिए कि ये बी एक डिस्टेंस है। तो दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी,
कि जब आपने ए से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया आपने, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चल के यहाँ पे आए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, फिर यहाँ चलते चलते यहाँ पे आए, तो दूरी का अर्थ है कि पूरा जितना पथ आपने चला वो दूरी है। लेकिन विस्थापन ए और बी, मतलब प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु समझो हमारा बी है, तो ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग कहते हैं विस्थापन। जो कम से कम दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन। दूरी और विस्थापन में अंतर कैसा होता है वह एक और उदाहरण से आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ पे एक सर्कल दिखाया गया है, मान लीजिए एक क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह सर्कल है, मान लीजिए आप एक क्रिकेट ग्राउंड है, और यहाँ पे ए से कोई लड़का, कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है और वापस आकर के वह वहीं पे रुकता है, ए पे ही रुकता है। मतलब यहीं से स्टार्ट करता है चलना, यहाँ से चलता है और फिर सर घूम करके सर्कल में आकर के यहीं पे आकर रुकता है। तो अब वो कितनी दूरी चला, तो कुल कितना पथ है उसको पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि यह दिया हुआ है सर्कल, वृत्त है, तो वृत्त की परिधि ही उसकी दूरी होती है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र सबको पता है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। अब समझिए कि इसका समझिए त्रिज्या, रेडियस अगर 100 मीटर दिया हुआ है, इस केंद्र से यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 100 मीटर, तो हम लोग इसकी परिधि निकाल सकते हैं कि परिधि कितनी है, कि ए से स्टार्ट किया चलना तो वो वापस ए पे आकर रुका, तो कितनी दूरी चला। तो हम लोग इसकी परिधि निकाल लेंगे, तो 2 पाई का मान 3.14 और आर का मान है 100। अब यहाँ पे 3.14 में अगर हम लोग 100 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे दशमलव हट जाएगा, ए हो जाएगा 314 बराबर कितना हो जाएगा 628। अब ये 628 मीटर चला, ये दूरी है, 628 मीटर दूरी है, ये ध्यान में रखना। इतनी पथ इतना तय किया उसने, इतनी दूरी तय की। लेकिन अगर इसमें पूछेगा कि इसका विस्थापन कितना है, तो आप बोलोगे कि मैंने आपको परिभाषा बताया है कि विस्थापन का अर्थ होता है प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो इसने प्रारंभ कहाँ से किया था, ए से प्रारंभ किया था, और खत्म कहाँ किया उसने, ए पे ही खत्म किया। तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म किया, तो उनके बीच की कोई दूरी ही नहीं है, तो इसका विस्थापन होगा 0, 0। जबकि दूरी कितनी होगी, 628 मीटर। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि दूरी एक अलग चीज होती है और विस्थापन अलग होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, देखेंगे आप कि इसमें एक कार है, एक कार को दिखाया गया है यहाँ पे। देखिए, इस कार को दिखाया गया है कि यह कार पी बिंदु से क्यू बिंदु की तरफ जा रही है, यहाँ पे जाती है, और वापस क्यू से वह पी बिंदु की ओर आती है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कार को पी बिंदु से क्यू बिंदु की ओर जाने में कितना मीटर लग रहा है, 360 मीटर। इसको जाने में यहाँ पे 360 मीटर का डिस्टेंस है। फिर क्यू से वो 360 मीटर वापस आती है। तो आप में से कोई बता सकता है मुझे कि दूरी क्या होगा, कितना दूरी उस कार ने ट्रेवल किया, उस वह कार कितनी दूरी चली। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए, इसकी दूरी बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे यह जो कार थी वह 360 पी से क्यू की तरफ आई, और प्लस 360 क्या की क्यू से पी की तरफ आई। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 720, 720 मीटर। इस कार की दूरी जो कार ने ट्रेवल किया वह 720 मीटर। लेकिन अगर मैं आपको पूछूंगा कि इसका विस्थापन कितना है, तो यह कार जहां से चली थी, हम लोग देखते हैं कि यह कार कहां से चली थी, पी से चली थी, और कहाँ आके रुक गई, वापस पी पे ही। तो इसका प्रारंभ बिंदु कार का और अंतिम बिंदु एक ही है। जब प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है तो इसका विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। इसलिए बच्चों आप लोग हमेशा याद रखो, किसी पिंड का विस्थापन 0 होने पर भी पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय की दूरी 0 नहीं होती।
विस्थापन शून्य हो सकता है परंतु दूरी यह शून्य नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह दूरी और विस्थापन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते आगे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि आगे एक आता है चाल और वेग। यहाँ भी बच्चों सबको यह डाउट होता है या सबको लगता है कि चाल और वेग तो एक ही है, स्पीड रफ्तार। नहीं, चाल यह एक अलग चीज है, वेग अलग चीज है। चाल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्पीड और वेग को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। तो चाल क्या होता है? चाल, अब हम लोग परिभाषा देखने के पहले हम लोग मैं आपको ऐसी उदाहरण से बताता हूँ कि जैसे आप अपने घर से निकलते हो, स्कूल आते हो। घर से अपने निकल कर स्कूल आने में आपको लगता है 10 मिनट, जबकि आपका भाई भी उसी घर से निकलता है और स्कूल आता है और उसको लगता है 15 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि जो घर से निकल के स्कूल सेम डिस्टेंस 10 मिनट में आया और उसी दूरी को तुम्हारा भाई 15 मिनट में तय करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो चाल है, चलने की गति है, वह तेज है, वह आपके भाई से तेज है। तो चाल की परिभाषा हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस पिंड की चाल कहते हैं। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस पिंड की चाल कहते हैं। जैसे आप अपने घर से निकले और विद्यालय स्कूल में पहुंचे तो आपको कितना टाइम लगा? 10 मिनट। तो समय 10 हो गया। और ट्रेवल कितना डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, स्कूल से बीच की दूरी समझो 500 मीटर है, तो 500 मीटर की दूरी आपने 5 मिनट में तय किया। तो चाल की परिभाषा क्या होती है कि किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस पिंड की चाल कहते हैं। वेग क्या होता है बच्चों? यहाँ पे आप देखेंगे कि वेग क्या होता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में एक ही दिशा में तय की गई दूरी को, यहाँ पे आप ध्यान देना, इकाई समय में एक ही दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग कहते हैं वेग। और यह जो वेग है यह विस्थापन से संबंधित होता है। इकाई समय में होने वाले विस्थापन को ही वेग कहते हैं। अब आपको दूरी और विस्थापन पता है कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। तो इसमें जो वेग होता है वह इकाई समय में एक ही दिशा में तय की गई दूरी होती है, जबकि चाल क्या होता है कि इकाई समय में किसी पिंड द्वारा प्रति इकाई समय में तय की दूरी को उस पिंड की चाल कहते हैं। कुछ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि चाल बराबर होता है, यहाँ पे आपको जो सूत्र दिया हुआ है इससे भी आपके समझ में आएगा कि जो चाल होता है, चाल का जो सूत्र होता है वह होता है चाल बराबर तय की गई दूरी और बटे लगा हुआ समय, कि आपने कितनी दूरी तय किया और कितने समय में तय किया, वह होता है चाल। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में एक ही दिशा में तय की दूरी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब दोनों में आप अंतर यहाँ पे देख सकते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी और उसमें लगा हुआ समय, जबकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब दूरी और विस्थापन में अंतर होता है, तो जब दूरी और विस्थापन में अंतर है तो चाल और वेग में भी क्या होगा, अंतर होगा। चाल क्या होता है कि जितनी दूरी आपने तय किया उसमें कितना समय लगा, और वेग क्या होता है कि जितना वो वस्तु विस्थापित हुई, विस्थापन बटे समय, या एक ही दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग कहते हैं वेग। और इकाई समय का अर्थ होता है कि 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। चाल और वेग की इकाइयां बच्चों समान होती हैं। इकाई जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम लोग इकाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कपड़े का मापन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, मीटर में करते हैं। दूध का मापन करना है, लिक्विड का मापन करना है तो हम लोग लीटर में करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे चाल और वेग की इकाई जो होती है वह समान होती है।
और उनकी एसआई प्रणाली में इकाई होती है मीटर पर सेकेंड तथा सीजीएस प्रणाली में इकाई होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोनों की इकाइयां समान होती है। हम लोग चाल को भी उसी इकाई में मेजर करते हैं और वेग को भी उसी इकाई में मेजर करते हैं। तो चाल की इकाई जो होती है, चाल और वेग की इकाई एसआई प्रणाली में होती है मीटर पर सेकेंड और सीजीएस प्रणाली में होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। चाल जो है वह दूरी से संबंधित है, जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूले देखा, और वेग क्या होता है, वह विस्थापन से संबंधित है। यदि गति सरल रेखा में है तो चाल और वेग का मान समान होता है, अन्यथा वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये तीन चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है कि चाल और वेग की जो इकाइयां होती हैं वो समान होती हैं। एसआई प्रणाली में चाल की इकाई और वेग की इकाई मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि सीजीएस प्रणाली में चाल और वेग की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। चाल किससे संबंधित है, चाल दूरी से संबंधित है, और वेग किससे संबंधित है, वेग विस्थापन से संबंधित है। और अगर गति सरल रेखा में है तो वेग और चाल का मान समान होगा। अब यहाँ पे बच्चों ये आप लोगों को याद होगा सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। सदिश राशि क्या होती है कि जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों का समावेश हो उन्हें हम लोग कहते हैं सदिश, मतलब सदिश मतलब दिशा के साथ। तो जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों का समावेश हो उन राशियों को हम लोग कहते हैं सदिश राशि। उदाहरण के लिए वेग, जैसे कि किस रफ्तार से किस दिशा में जा रहे वेग है। और जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण का समावेश हो, सिर्फ क्वांटिटी, दिशा डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण का समावेश हो उन राशियों को हम लोग कहते हैं अदिश राशि। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है समय, और उसका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे अगर आपको कपड़े खरीदना है, कितने मीटर कपड़े खरीदना है, वहां पे क्या डायरेक्शन से दिशा से कुछ लेना देना है, नहीं। अगर हम लोग कहते हैं लीटर मेजर करना है तो वहां पे दिशा से कुछ लेना देना है, नहीं। तो ये सब चीजें क्या है, अदिश राशियां। और जहां पर परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। बच्चों आपको चाल और यह जो वेग था उसको और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ताकि आप चाल और वेग को और अच्छे से समझ सके। तो जैसा कि बच्चों आपने पिछले इसमें देखा था, पहले पेज पे आपने देखा था कि वहां पे आपको मैंने दूरी और विस्थापन के बारे में बताया था। तो उसमें क्या दिया हुआ था कि शीतल और संगीता के घर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 500 मीटर। संगीता के घर और विद्यालय के बीच की दूरी कितनी थी, 1200 मीटर। शीतल के घर और विद्यालय के सरल रेखा में दूरी थी 1300 मीटर। जैसा कि आप लोग ने वहां पे देखा था, इस तरह से यह 500 मीटर इधर था, यहाँ पे 1200 मीटर था, और यहाँ से यहाँ पे कितना था, ये 1300 मीटर था। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा शीतल का घर समझ लो, यहाँ पे शीतल का घर था, यहाँ संगीता का घर था, और यहाँ पे क्या था, हमारा स्कूल था। तो ये पहले सवाल में दिया हुआ है तुमको, यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है कि शीतल और संगीता के घर की दूरी कितनी थी, 500 मीटर। संगीता के घर और विद्यालय की दूरी कितनी थी, 1200 मीटर। ये 1200 मीटर थी। और जबकि शीतल से विद्यालय के घर के बीच की जो दूरी थी वह थी 1300 मीटर, जो पहले हुए पर हम लोग ने उसमें आकृति में देखा था। अब इसमें दिया हुआ है कि यदि शीतल को संगीता के घर जाने में 5 मिनट लगे और वहां से विद्यालय जाने में 24 मिनट लगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें क्या बताया गया है कि शीतल को संगीता के घर जाने में 5 मिनट लग रहा है, और वहां से विद्यालय जाने मतलब कि संगीता के घर से विद्यालय जाने में लग रहा है उसको 24 मिनट। तो हम लोग पहले चाल ज्ञात करेंगे। तो चाल का मैंने आपको बताया था, तय की गई दूरी बटे समय। तो कितनी दूरी तय की गई है,
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शीतल की ए पथ पर चाल, मतलब कि शीतल अपने घर से संगीता के घर पे पहुंचने में कितनी उसकी चाल है, कितना समय लगता है। तो दूरी कितनी थी यहाँ पे, 500 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग ने लिखा 500 मीटर, और समय कितना लगा उसको, 5 मिनट लगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 का यहाँ पे कट कर देंगे, तो ये कितना है, इसका आंसर आ जाएगा 500 मीटर प्रति मिनट। तो शीतल के घर से संगीता के घर जाने पर जो कि दूरी 500 मीटर थी, उसको 5 मिनट लगा। तो हम लोग ने उसकी चाल निकाल लिया, दूरी बटे समय। तो कितनी चाल आई उसकी, 100 मीटर प्रति मिनट। अब शीतल के घर से, यहाँ पे शीतल के बी पथ पर चाल, मतलब कि संगीता के घर से हम लोग विद्यालय तक की, तो उसकी दूरी कितनी थी, देखो 1200 मीटर थी। यहाँ पे कितनी दूरी थी, 1200 मीटर। और समय कितना लग रहा है उसको वहां पे, 24 मिनट। यहाँ पे दिया हुआ है कि 24 मिनट उसको और समय लग रहा है। तो हम लोग ने लिख दिया यहाँ पे दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी, 1200 मीटर, और समय कितना, 24 मिनट। तो जब इसको हम लोग ने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 50 मीटर प्रति मिनट। अब शीतल की औसत चाल हम लोग निकालेंगे कि उसकी औसत एवरेज स्पीड क्या है, कौन सी चाल से है। तो हम लोग देखते हैं कि कुल दूरी वो कितना चली, 500 मीटर और 1200 मीटर। तो यहाँ पे यह जो 500 मीटर दिया हुआ था और यहाँ पे ये जो 1200 मीटर दिया था, इन दोनों को हम लोग ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो कितना हो गया, यहाँ पे कुल दूरी कितनी हो गई, 1700 मीटर। 1200 और 500 मीटर मिला के यहाँ पे कुल दूरी हो गई हमारी 1700 मीटर। 1700 मीटर। टाइम कितना हो गया, पहले यहाँ पे 5 मिनट और यहाँ पे 24 मिनट। तो इन दोनों को हम लोग ने जोड़ दिया, 24 5 कितना हो गया, 29 मिनट। तो 1700 मीटर बटे 29 मिनट को डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 58.6 मीटर प्रति मिनट। तो ये तो उसकी हो गई औसत चाल। अब वेग क्या होता है, वेग होता है जो विस्थापन बटे समय होता है। तो यहाँ पे देखिए शीतल का औसत वेग लिखा हुआ है, तो प्रत्यक्ष विस्थापन जितना हुआ और बटे समय, तो विस्थापन कितना हुआ, जो कि उसके घर से विद्यालय की न्यूनतम दूरी थी वह थी 1300 मीटर, वो विस्थापन था। तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया 1300 मीटर, और समय कितना लग रहा था उसको, 29 मिनट, तो डिवाइड बाई 29 कर दिया। तो इसका आंसर हम देख रहे हैं यहाँ पे आ गया है 44.83 मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पे बच्चों इस उदाहरण से हमने देखा कि चाल क्या होती है, किसी व्यक्ति की, किसी पिंड की चाल क्या होती है। चाल होती है तय की गई दूरी बटे समय, और वेग क्या होता है कि विस्थापन, उस पिंड के विस्थापन बटे समय, कितने वो विस्थापित हुई है और बटे समय। तो यह हमने देखा कि चाल और वेग के बारे में। बढ़ते हैं आगे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि एक रेखी, एक समान और असमान गति क्या होती है। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है एक रेखीय गति। एक रेखी का अर्थ होता है कि एक ही रेखा में की गई गति को हम लोग क्या कहते हैं, एक रेखीय गति कहते हैं। किसी पिंड द्वारा एक ही सरल रेखा पर की जाने वाली गति को हम लोग कहते हैं एक रेखीय गति। कोई भी चीज है एक ही लाइन पे डायरेक्ट सीधे चली जा रही है, कोई टर्न नहीं है, एक ही रेखा में, एक सीधी रेखा में चली जा रही है, उसे हम लोग कहते हैं एक रेखीय गति। चाहे वो बाईसाइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, या कोई गाड़ी हो, कोई चीज हो जो एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में सीधे चली जाती है, उसे हम लोग कहते हैं एक रेखीय गति। अब एक समान गति, एक समान गति क्या होती है, यदि पिंड द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। अगर तुम और तुम्हारा भाई दोनों अपने घर से विद्यालय के लिए निकलते हो, एक ही समय पे पहुंचते हो, तो इसका मतलब है कि सेम डिस्टेंस तुमने सेम समय में तय किया। अर्थात इसी पिंड द्वारा समान समय में समान दूरी जब तय की जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं एक समान गति। अब असमान गति क्या होता है, उसी का उल्टा। यदि पिंड द्वारा समान समय में असमान दूरी तय की जाती है तो उसे कहते हैं हम लोग असमान गति। बढ़ते हैं आगे बच्चों, देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज आ रहा है, त्वरण। त्वरण, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एसिलरेशन।
त्वरण जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम लोग अक्षर ए से डिनोट करते हैं। त्वरण का अर्थ होता है कि वेग परिवर्तन की दर। अब मैं इसको पहले आपको कुछ उदाहरण से बताऊं कि वेग परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। जैसे आप अपने घर के बाहर या कहीं रोड पे धीरे 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 जा रहे हैं और अचानक से कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, तो जो आप वॉकिंग करके जा रहे थे आप भागने लगे। कुत्ते को देख करके आपने क्या किया, भागना स्टार्ट कर दिया। तो पहले जो आपकी चाल थी धीरे धीरे और फिर भागने वाला, दोनों में जो अंतर आया उसको हम लोग कहते हैं त्वरण। अर्थात वेग परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं त्वरण। जैसे हम लोग अगर बाइक चलाते हैं, कुछ लोग अगर बाइक चलाते हैं तो देखोगे कि अगर रास्ता कहीं तंग रास्ता है तो हम लोग धीरे धीरे बाइक लेके जाते हैं, लेकिन जैसे ही खुला हुआ रास्ता या हाईवे मिला, हम लोग अपना एक्सीलरेटर, राइट साइड में क्या होता है, एक्सीलरेटर होता है, उसको हम लोग दबाते हैं और हमारी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण का अर्थ होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण। और त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन होने में कितना समय लगा, वह होता है त्वरण। और एसआई प्रणाली में त्वरण की इकाई है मीटर वर्ग सेकेंड। सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर सेकेंड। त्वरित गति, यदि कोई गतिशील पिंड निश्चित समय में वेग बदलता है तो उस पिंड की गति को हम लोग कहते हैं त्वरित गति। कि जैसे कोई पिंड चल रहा है, कोई चीज मूवमेंट में है, कोई गाड़ी कोई बाईसाइकिल चल रही है, तो अगर वह निश्चित समय में वेग बदलता है तो उसे हम लोग कहते हैं त्वरित गति। अब इसमें बच्चों देखो, जब गति की शुरुआत हो तो उस समय पिंड विरामावस्था में होता है। तो पिंड का जो प्रारंभिक वेग होता है वह शून्य होता है। जैसे आपको साइकिल चलाना है, साइकिल चलाना है तो जब आप साइकिल पे बैठ खड़े हैं तो उस समय आपकी स्पीड क्या रहेगी, शून्य रहेगी, क्योंकि वह विराम अवस्था में, खड़ी हुई अवस्था में, तो उसका कोई वेग होगा क्या, नहीं। तो उसका वेग क्या, प्रारंभिक क्या वेग होगा, शून्य होगा। हम लोग यहाँ पे प्रारंभिक वेग को अक्षर यू से डिनोट करते हैं, यू लेटर से प्रारंभिक वेग को। ये प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। और जब गति के अंत में, जैसे कि तुम साइकिल चला करके फिर रुक गए, तो गति के अंत में पिंड जब विरामावस्था में होता है तो अंतिम वेग शून्य होता है। अंतिम वेग को हम लोग v से डिनोट करते हैं, लेटर v से। तो ये क्या होगा, शून्य रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये जानना है कि किसी भी पिंड का विरामावस्था में त्वरण और गतिशील के बाद, मतलब चलने के बाद की विरामावस्था का त्वरण जो होता है, जो वेग होता है, वह शून्य होता है। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि त्वरण बराबर होता क्या चीज है। तो त्वरण को हम लोग किस लेटर से डिनोट करते हैं, लेटर ए से। ए बराबर होता है कि अंतिम वेग, अंतिम वेग क्या है, v माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग क्या है, u, और बटे उसमें लगने वाला समय। इसे हम लोग कहते हैं त्वरण। a बराबर होता है v माइनस यू बटे t। v क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग। u क्या है, प्रारंभिक वेग। दोनों का अंतर में लगने वाले समय को हम लोग कहते हैं त्वरण। एक समान त्वरण बच्चों, समान समय में वेग में समान परिवर्तन होना, इसे कहते हैं एक समान त्वरण। असमान त्वरण अर्थात समान समय में वेग में असमान परिवर्तन को हम लोग कहते हैं असमान त्वरण। त्वरण बच्चों यह देखो, ये 3 प्रकार का होता है, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और शून्य त्वरण। अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि धनात्मक त्वरण क्या होता है। तो जब किसी पिंड का वेग बढ़ता है तब त्वरण धनात्मक होता है। यहाँ त्वरण वेग की दिशा में होता है। ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, जब किसी वस्तु का वेग कम होता है तब त्वरण ऋणात्मक होता है या कम होने लगता है, मंद होने लगता है। यह वेग की विपरीत दिशा में होता है। और शून्य त्वरण क्या होता है, जब वेग स्थिर होता है तब उसे हम लोग कहते हैं शून्य त्वरण।
अब मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। समझिए कि यहाँ पे यह एक स्लोप दिया हुआ है, इसे स्लोप दिया है। अब हमको अपनी बाइक जो है यहाँ से इस स्लोप पे चढ़ानी है, यहाँ से ऊपर जाना है। तो क्या करना पड़ेगा? वेग बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? जब हमको ऊपर ढलान पे चढ़ना, ऊपर चढ़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे? अपनी बाइक को एक्सीलरेट करेंगे, हम लोग अपनी उसकी जो वेग है उसको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो जब यहाँ पे वेग बढ़ता है तो इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक त्वरण। जब वेग बढ़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं धनात्मक त्वरण। और जब वेग कम होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। जब वेग कम होता है, जैसे मैं वापस से यहाँ पे वेग बढ़ेगा जाने के लिए, तो इसे हम लोग कहते हैं धनात्मक त्वरण। और जब ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वेग नीचे आने के लिए क्या करेंगे? कम करेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। और जब सीधी रेखा में जाना रहेगा, सीधे सीधे रेखा में, तो वह होता है शून्य त्वरण, क्योंकि एक ही स्पीड से यहाँ पे बाइक जाएगी, वह होता है शून्य त्वरण। जब चढ़ाव पे चढ़ना है तो धनात्मक, जब उतरना है तो ऋणात्मक त्वरण, और जब सीधी रेखा में जाना है तो शून्य त्वरण। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आज हम लोग इतने ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि हाँ, कोई चीज कंटेंट नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है सर आपकी, हाँ। लेकिन किसी के रेज हैंड नहीं है। हाँ, काजल सुनील प्रजापति। काजल, माइक अनम्यूट करो और सर से जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लो बेटा। हेलो सर। बोलो बेटा। सर मुझे अभी भी चाल और वेग में कंफ्यूजन है। देखो बेटा, मुझे मैं एक समझ चीज बताता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान दो। आपको विस्थापन समझ में आया? हाँ सर। विस्थापन का अर्थ होता है कि प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो चाल जो होता है, चाल वह होता है कि आपने कुल दूरी जितनी तय की, उसमें जितना समय लगा, उसे हम लोग कहते हैं चाल। और और वेग किसे कहते हैं? जो कि विस्थापन, मतलब विस्थापन जो दिया उसमें कितना समय लगता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, देखिए, जैसे यहाँ पे यह ए है, यहाँ बी का घर है, और यहाँ पे सी का घर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोग को ए से सी के पास जाना है। अब यहाँ पे ए से बी के बीच में 500 मीटर है, और बी से सी के बीच में 200 मीटर है। जबकि ए से सी डायरेक्ट अगर यहाँ पे जाएंगे हम लोग, तो वो वहां की दूरी है 400 मीटर, ठीक है। तो चाल उससे कहते हैं कि पूरी दूरी जो तय की गई, दूरी का मतलब कि यहाँ से ए के बी के पास गया, बी से सी के पास गया, तो पूरी दूरी कितनी की है उसने? 700। तो चाल क्या होता है कि 700 बटे जितना समय लगा, समझो 10 मिनट लगा, ये होता है चाल। जबकि विस्थापन क्या होता, वेग क्या होती है? जो ए से सी के बीच की दूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं विस्थापन। मतलब कितनी दूरी है? 400। अगर उसको लगता है 10 मिनट, तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, इसका वेग हुआ। और इसका चाल कितना हो गया? 70 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये चाल और वेग में अंतर है। चाल क्या होता है कि कुल दूरी बटे समय, और वेग क्या होता है? एक ही दिशा में, देखो सीधी दिशा में, कहीं दिशा टर्न नहीं हो रही है, एक ही दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग कहते हैं विस्थापन, वेग कहते हैं। हाँ बेटा, और किसी कोई डाउट?
विवेक सर सदिश राशि और अदिश राशि में मुझे ठीक से नहीं समझा। हेलो, क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो बेटा। हेलो। सर सदिश राशि और अदिश राशि में मुझे ठीक से नहीं समझा। देखो बेटा, दो चीजें होती हैं। जैसे आप बोल रहे हो सदिश, उसमें लिखा हुआ है सदिश। दिश मतलब दिशा, अदिश मतलब बिना दिशा के। तो सदिश का मतलब होता है कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ हमको दिशा भी बताना पड़ता है। जैसे कि कोई गाड़ी किसी रफ्तार से जा रही है तो किस दिशा में रफ्तार से जा रही है, तो वहां पे दिशा की आवश्यकता है। लेकिन आप अगर कपड़ा खरीदने जाते हो, अगर आप दूध खरीदने जाते हो, अगर आप लिक्विड तेल खरीदने जाते हो, तो कितने लीटर तेल कौन सी दिशा में चाहिए ऐसा होता है क्या? वहां पे दिशा की कोई जरूरत है? तो वहां पे दिशा की जरूरत नहीं है। तो जिन भौतिक राशियों से परिमाण की आवश्यकता होती है तो उसे हम लोग कहते हैं अदिश राशि। और जिन भौतिक राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं हम लोग सदिश राशि। हाँ बच्चों, और ठीक है सर, धीरज सर, फिर टाइम हो गया है, वाइंड अप करते हैं।